दोस्तों ये जो लॉ आपको दिखाई दे रहा है ये अंग्रेज़ों के ज़माने का लॉ है। अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर आपने सुने होंगे। लॉ भी देख लीजिए। और ये लॉ जब वैलिड था, जब मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जब ये लागू था, तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो हमारे फंडामेंटल राइट से मैच नहीं करते। यानी कि अगर ये लॉ आज के समय में वैलिड होता तो हम अपने बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स का यूज़ नहीं कर पाते। जैसे हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी हमारे पास है, हमारे पास कल्चरल राइट्स हैं, और आपका रिलीजियस फ्रीडम्स हमारे पास हैं। तो ऐसी बहुत सारे ऐसे राइट्स थे जो इस लॉ की वजह से कोई भी सिटीज़न जो है वो यूज़ नहीं कर पाता। अब हुआ क्या, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये जो लॉ था ये ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो गया। क्यों हो गया इनवैलिड? ये हो पाया आर्टिकल 13 पॉइंट नंबर 1 की वजह से। आर्टिकल 13 में 4 प्रोविजन है, जहां पहला प्रोविजन ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले कोई भी लॉ जो कि उस समय लागू था, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो वो लॉ उस लिमिट तक इनवैलिड हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए इस लॉ में अगर मान लीजिए 240 प्रोविजंस थे, लेकिन 40 प्रोविजंस सिर्फ ऐसे थे जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ थे, बाकी 200 प्रोविजंस वैलिड थे। तो बाकी का जो लॉ है 200 प्रोविजंस वैलिड रहेंगे, लेकिन 40 प्रोविजंस जो है वो इनवैलिड हो जाएंगे। और इसी तरीके से ये लॉ भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इनवैलिड हो गया। ऐसा एग्जाम्पल हमें मध्य प्रदेश के केस में देखने को मिलता है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले एक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड लॉ था जो कि बाद में जो है चेंज हो गया। अब जो यहाँ पर ये जो आप किताब देख रहे हैं ये भी एक लॉ नियम कानून है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बना। पहले वाला कॉन्स्टिट्यूशन से पहले था जिसको अंग्रेज़ों ने बनाया था, ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बना जिसको इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पार्लियामेंट ने बनाया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसमें भी ऐसे प्रोविजंस थे जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ थे। अब अगर आपके मन में ये सवाल है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन भी इंडियंस ने बनाया तो फिर वो ऐसे लॉज कैसे बना सकते हैं कि वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो, तो इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे पास है जो कि राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो राइट टू प्रॉपर्टी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ही कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, लेकिन बाद में सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया क्योंकि वो मेजॉरिटी जो लोग थे उनके खिलाफ था। तो यहाँ पर ये लॉ बनाया है गवर्नमेंट ने हमारी, लेकिन इसके कुछ एक प्रोविजंस ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हैं और इसीलिए वो प्रोविजंस इनवैलिड हो जाते हैं। कोर्ट ने उनको इनवैलिड कर दिया है। ऐसा हो पाया है आर्टिकल 13 के सेकेंड प्रोविजन से। आर्टिकल 13 का सेकेंड प्रोविजन बोलता है कि भैया कोई भी ऐसा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बना, या फिर ये कहें कि भारत की जो सरकार है वो कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं बनाएगी जो कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो, और उस लिमिट तक, जिस लिमिट तक वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है उस लिमिट तक वो इनवैलिड हो जाएगा। और इसीलिए कोर्ट ने वो प्रोविजंस इस लॉ के इनवैलिड कर दिए जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ थे। अब आगे चलें तो ये लेडी आप देख रहे हैं बकरी चराते हुए, और कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जिस गांव में ये रहती हैं वहाँ पर ये कस्टम, ये प्रथा थी कि जो निचली जाति के लोग हैं वो सिर्फ एक काम कर सकते हैं, बकरी चराना, और कोई काम नहीं कर सकते। ना तो वो टीचर बन सकते हैं, ना आईएएस बन सकते हैं, ना आईपीएस बन सकते हैं, कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकते। लेकिन जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब से ये सारी चीज़ें इनवैलिड हो गई, क्योंकि आर्टिकल 13 का तीसरा प्रोविज़न इम्प्लीमेंट हो चुका था। आर्टिकल 13 का तीसरा प्रोविज़न क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि लॉज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। उसने सिर्फ लॉ की डेफिनेशन को लॉ तक सीमित, एक 3 लेटर के वर्ड तक सीमित नहीं किया, बल्कि उसने लॉ में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी। उसने लॉ में ऑर्डिनेंस भी इंक्लूड कर दिया, उसने लॉ में रूल्स भी इंक्लूड कर दिए, बाय लॉज भी इंक्लूड कर दिए, और साथ ही साथ कस्टम भी इंक्लूड कर दिया। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि भैया ये तो प्रथा है, ये तो लॉ नहीं है। लॉ तो सरकार बनाती है, हम सरकार नहीं, हमने तो प्रथा, ये तो पुश्तैनी प्रथा चलती आ रही थी हमारी, लेकिन ये प्रथा थी तो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ, थी तो राइट टू ऑक्यूपेशन के खिलाफ। इसीलिए इस प्रथा को भी उस लॉ में डाल दिया गया और उसका स्कोप जो है बहुत बड़ा कर दिया गया आर्टिकल 13 के प्रोविजन नंबर 3 में, जो कि लॉज की डेफिनेशन बताता है कि उस लॉ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। दोस्तों अब ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा रियल कॉन्स्टिट्यूशन रविशंकर प्रसाद के हाथों में।
अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात करें, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे पास एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास ये फंडामेंटल राइट मौजूद नहीं है। तो ऐसा कैसे हो पाया? अगर आपका दिमाग चले तो थोड़ा सी कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं आपको समझ में आएंगे कि भाई अभी तो थोड़ी देर पहले हमने ये बात करी कि सरकार कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं बनाएगी, कोई भी ऐसा लॉज नहीं बनाएगी जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीनती हो। तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी हटा, ये भी तो किसी लॉ की वजह से ही हटा होगा। सरकार ने कोई तो लॉ बनाया होगा जिससे राइट टू प्रॉपर्टी इनवैलिड हो गया। तो कैसे हो पाया? ऐसे हो पाया आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 की वजह से, जिससे मेरी खास दुश्मनी है, क्योंकि इसी आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 की वजह से मेरी 5,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वो सरकार को मुझे सौंपनी पड़ी। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 क्या कहता है? वो कहता है कि भैया ये जो सारी चीज़ें हमने देखी, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले के लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद के लॉज जो कि ये फंडामेंटल राइट से अलग हैं, ये सारी बातें जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे लागू नहीं होगी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ नहीं समझा जाएगा, कस्टम नहीं समझा जाएगा, ऑर्डिनेंस, बायलॉज, लॉज की डेफिनेशन से बाहर ही हो जाएगा ये। और जब लॉज की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा तो ये आर्टिकल 13 इस पर लागू नहीं होगा। जैसे हमने राइट टू प्रॉपर्टी को देखा, सोसाइटी के ज़्यादा सदस्य, ज़्यादा मेंबर्स के लिए राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया ताकि ज़मीनें जो है और भी कमज़ोर लोगों को बांटी जा सकें। तो एक तरीके से जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अगर आप आर्टिकल 39 देखेंगे जहाँ पर मटीरियलिस्टिक रिसोर्सेज हैं वो कम्युनिटी में सही तरीके से, बराबर तरीके से बटे हों, जैसे कि ज़मीन, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए राइट टू प्रॉपर्टी को हटाना ज़रूरी था। राइट टू प्रॉपर्टी की वजह से ज़मीन जो थी वो बहुत सारी ज़मीन एक एक आदमी के पास थी। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करना है तो राइट टू प्रॉपर्टी हटाना पड़ेगा। हटाएं कैसे? अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेंगे तो वो कहेंगे कि भैया ये तो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, इसीलिए आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 ने हमें बचा लिया। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू में नहीं था, क्योंकि ये बाद में ऐड किया गया 1971 24th कॉन्स्टिट्यूशन, 24वे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 की वजह से। और उसी के बाद ही हम देखेंगे कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया। तो आर्टिकल 13 में ये 4 प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं।